अगर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड को भारतीय नागरिकता का सबूत मान रहे हैं, तो आप गलत हैं। तो नागरिकता का प्रमाण क्या है? यही वो सवाल है जिसने देश में एक नई बहस छेड़ दी है। और ये सवाल उठा विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी के बयान के बाद। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, मतलब ये महज यात्रा का दस्तावेज है। इसे भारतीय नागरिकता का ठोस प्रमाण बिल्कुल नहीं माना जा सकता। इस बयान के बाद पूरे देश में हलचल बढ़ गई। लोगों के मन में अनिश्चितता पैदा हो गई है। आपके मन में भी कई सवाल आ रहे होंगे। चिंता मत कीजिए, आपकी हर कंफ्यूजन का सलूशन इस वीडियो में है, इसलिए आखिर तक देखिएगा। अनकही के इस एपिसोड में आपको 5 सवालों के जवाब मिलेंगे जो हर भारतीय से जुड़े हैं। पहला सवाल, अगर पासपोर्ट और आधार नागरिकता नहीं बताते तो भारत में नागरिकता का पक्का सबूत है क्या? दूसरा सवाल, विदेश मंत्रालय को अचानक से स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा? तीसरा सवाल, क्या ये सरकार का नया नियम है या विपक्ष का फैलाया हुआ कागज नहीं दिखाएंगे वाला डर है? चौथा सवाल, सरकार और चुनाव आयोग किस कानूनी शक्ति के आधार पर आपसे आपकी नागरिकता का प्रमाण मांग सकते हैं? और पांचवा बड़ा सवाल, क्या सरकार नागरिकता साबित करने वाला कोई नया कार्ड लाने की तैयारी कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब हर भारतीय के लिए जानना बहुत जरूरी है। शुरुआत विदेश मंत्रालय के इसी बयान से करते हैं। आपको याद होगा, पिछले साल 2025 में बिहार में SIR हुई थी। फिर 2026 में भी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत 12 SIR हुई। चुनाव आयोग के इस अभियान के दौरान लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट गए थे। इसी को लेकर विदेश मंत्रालय के अधिकारी से पूछा गया कि क्या ऐसे लोग अपना पासपोर्ट दिखाकर अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं? क्या वो इसके जरिए वोटर लिस्ट में अपना नाम वापस जुड़वा सकते हैं? इसके जवाब में विदेश मंत्रालय ने स्थिति पूरी तरह साफ की। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट सिर्फ विदेश यात्रा में मदद करने वाला दस्तावेज है। कानूनी तौर पर इसे नागरिकता तय करने वाला फाइनल डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता। ये जवाब विशुद्ध कानूनी था, पर हमारे देश की राजनीति में कोई भी बात आसानी से कहां खत्म होती है। बयान आते ही इंडी गठबंधन के नेताओं ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपना लिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने पूछा कि क्या अब देश में हिंदू और बीजेपी वोटर होना ही भारतीय होने का प्रूफ रह गया है? AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बहस में पीछे नहीं रहे। उन्होंने X पर लिखा, सरकार के अनुसार कोई भी दस्तावेज नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। 2030 तक नागरिकता का सबूत सिर्फ एक ही दस्तावेज होगा। इसके साथ उन्होंने बीजेपी के लोगो वाले ID कार्ड की तस्वीर शेयर की। ओवैसी का तर्क है कि भारत का पासपोर्ट किसी गैर नागरिक को मिलता ही नहीं है, और जब नियम पहले से इतने कड़े हैं तो फिर ये नया तमाशा क्या है? राजनीतिक घमासान यही नहीं रुका। कपिल सिब्बल और साकेत गोखले जैसे नेताओं ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने इस बयान को सीधे NRC के डर से जोड़ दिया। दरअसल विपक्ष ने देश भर में ये नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया कि सरकार लोगों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है। जनता के मन में ये डर बैठाया जा रहा है कि उनके पास मौजूद सारे दस्तावेज अमान्य हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या सच में आपका आधार और पासपोर्ट महज कागज का टुकड़ा है? क्या इसका कोई मोल नहीं है? इस पूरी बहस का सच जानने के लिए हमें पहचान पत्र, राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच का बुनियादी कानूनी अंतर समझना होगा। आम बोलचाल में हम अक्सर इन शब्दों को समान मान लेते हैं, जो कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। सबसे पहले राष्ट्रीयता यानी नेशनैलिटी को समझते हैं। ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान होती है। जब आप विदेश जाते हैं तो विदेशी सरकारें आपकी नेशनैलिटी देखती हैं। ये बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप किस देश के माने जाएंगे। दूसरी तरफ नागरिकता का दायरा पूरी तरह से हमारे देश के अंदर का मामला है। ये विशुद्ध रूप से घरेलू कानूनी अधिकार है। नागरिकता ये तय करती है कि आपको देश में कौन से राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, क्या आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आप वोट डाल सकते हैं, और ये सब नागरिकता से तय होता है। अब आपके वॉलेट में रखे उन कार्ड्स की बात करते हैं जिन पर हमें बहुत भरोसा है। शुरुआत आधार कार्ड से करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आधार सिर्फ
आपकी बायोमेट्रिक पहचान और पते का प्रमाण है। आधार कानून 2016 की धारा 9 में बिल्कुल साफ लिखा है कि आधार नंबर नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 2018 के पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह चुका है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया कि आधार को सिर्फ पहचान माना जाएगा। वोटर आईडी को लेकर भी लोग बहुत भ्रम में रहते हैं। ये आपके चुनावी अधिकार का सबूत जरूर है, ये नागरिकता का संभावित सबूत हो सकता है, पर पुख्ता सबूत बिल्कुल नहीं है। कई बार अदालती विवादों में सिर्फ वोटर आईडी दिखाने से नागरिकता साबित नहीं होती है। अब पैन कार्ड को ही ले लीजिए, हम इसे बहुत अहम दस्तावेज मानते हैं। असल में पैन कार्ड सिर्फ आपके आर्थिक लेन देन ट्रैक करने के लिए होता है। टैक्स भरने वालों के लिए ये जरूरी है। भारत में वैध वीजा पर काम कर रहे विदेशी नागरिक भी अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं, इसलिए पैन कार्ड का नागरिकता से कोई वास्ता नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस का मामला भी ऐसा ही है। ये दस्तावेज सिर्फ इस बात का सबूत है कि आपको गाड़ी चलानी आती है। परिवहन विभाग ने आपको सड़क पर गाड़ी चलाने की इजाजत दी है। इसका आपकी राष्ट्रीयता या नागरिकता से कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर हमारे पास मौजूद कोई भी कार्ड नागरिकता की पूरी गारंटी नहीं देता। यहाँ तक कि आपका पासपोर्ट भी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि पासपोर्ट गैर नागरिक को मिलता ही नहीं है। उनकी ये बात पूरी तरह सच नहीं है। कानून में इसके कई ऐसे पेंच हैं जो किसी को भी हैरान कर देंगे। लोग ऐसा मानते हैं कि पासपोर्ट मिल गया तो नागरिकता पक्की हो गई, पर असल में ऐसा नहीं है। इसको समझने के लिए हमें पासपोर्ट कानून 1967 को पढ़ना होगा। नहीं, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बस ये वीडियो देख लीजिए। इस कानून की धारा 62A में लिखा है कि गैर नागरिक को पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, लेकिन असली पेंच इसी कानून की धारा 20 में मौजूद है, जो कहता है कि सरकार जनहित में किसी भी गैर नागरिक को पासपोर्ट दे सकती है। अगर सरकार को लगे कि किसी खास मामले में ऐसा करना जरूरी है तो वो बिना नागरिकता के भी यात्रा दस्तावेज जारी कर सकती है। राज्य विहीन या विशेष हालात वाले लोगों के मामले में अक्सर ऐसा होता है। यही वजह है कि कानून खुद गैर नागरिकों को पासपोर्ट रखने की इजाजत देता है। इसलिए सिर्फ पासपोर्ट हाथ में होना नागरिकता की पूरी गारंटी नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि असदुद्दीन ओवैसी की बात पूरी तरह से सही नहीं है। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राय ने भी इस कानूनी उलझन को बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने बताया कि पासपोर्ट विदेशी सरकारों को आपकी पहचान बताता है, लेकिन देश के अंदर नागरिकता तय करने के लिए पासपोर्ट अंतिम दस्तावेज नहीं है। धोखाधड़ी या विवाद होने पर नागरिकता सिर्फ और सिर्फ नागरिकता अधिनियम के आधार पर तय होगी। अगर नागरिकता को लेकर कोई विवाद होता है तो अदालत में सिर्फ कार्ड दिखाने से काम नहीं चलता। 2013 का बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला इसका सबसे बड़ा सबूत है। इस मामले ने साबित कर दिया था कि महज कागज जमा कर लेने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। उस समय बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 बांग्लादेशी नागरिकों का केस पहुंचा था। इन चारों के पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मौजूद थे। फिर भी कोर्ट ने उन्हें अवैध घुसपैठ का दोषी माना और उनकी सजा बरकरार रखी। अदालत ने साफ कहा कि नागरिकता का फैसला सिर्फ नागरिकता कानून 1955 से ही होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 2013 में केंद्र में मोदी सरकार नहीं थी। इससे ये साबित होता है कि पासपोर्ट को लेकर मौजूदा सरकार ने कोई नया नियम नहीं बनाया है। ये कानूनी व्यवस्था दशकों पुरानी है। हमारी अदालतें हमेशा से इसी तरह काम करती आई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर जन्म प्रमाण पत्र, आधार और पासपोर्ट भी पक्का सबूत नहीं है तो फिर भारत में नागरिकता का असली दस्तावेज है क्या? तो मैं बता दूं कि हमारे देश में नागरिकता साबित करने का कोई सिंगल यूनिवर्सल कार्ड नहीं है। इस बात को 2019 में खुद सरकार ने माना था। भारत में जन्म से नागरिकों के लिए ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं होता। ये हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी विडंबना है। सिर्फ उन लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट मिलता है जो रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता लेते हैं। बाकी 99% आबादी जन्म के आधार पर ही भारत की नागरिक है। अब सवाल उठता है कि यहाँ जन्म लेने वाले लोग अपनी नागरिकता कैसे साबित करेंगे? इसके लिए नागरिकता अधिनियम 1955 के नियम देखने होंगे। इस कानून में नागरिकता साबित करने के 3 ऐतिहासिक कट ऑफ तय किए गए हैं। 26 जनवरी 1950 से
1 जुलाई 1987 के बीच जन्मे लोगों के लिए नियम बहुत आसान है। अगर आपका जन्म इस दौरान भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। इसमें माता पिता की राष्ट्रीयता से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 1 जुलाई 1987 के बाद नियम थोड़े बदल गए हैं। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों के लिए शर्तें कड़ी कर दी गई। इसमें भारत में जन्म के साथ माता या पिता में से किसी एक का भारतीय होना जरूरी है। आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपने पेरेंट्स का रिकॉर्ड देना होगा। सबसे कड़े नियम 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों के लिए हैं। इसके बाद जन्म लेने वाले लोगों के माता पिता दोनों का भारतीय होना जरूरी है। मतलब अगर नागरिकता पर कानूनी रूप से सवाल उठे तो 1987 के बाद जन्मे लोगों के लिए सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट काफी नहीं है, उन्हें अपने माता पिता के दस्तावेज भी दिखाने होंगे। ऐसे मामले में अदालतें छोटे बड़े सबूतों और गवाहियों को मिलाकर फैसला करती है। इसे कानूनी भाषा में टोटलिटी ऑफ एविडेंस कहते हैं। इसमें आपको दस्तावेजों की पूरी चेन पेश करनी पड़ती है। आपको अपना लेगेसी डेटा या वंशावली अदालत को दिखानी पड़ती है। असम में हुए एनआरसी से हम इस जटिल सिस्टम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वहां दस्तावेजों को लिस्ट ए और लिस्ट बी नाम के 2 हिस्सों में बांटा गया था। लिस्ट ए में 1971 से पहले के दस्तावेज शामिल किए गए थे। इसमें जमीन के रिकॉर्ड, LIC पॉलिसी या वोटर लिस्ट जैसे पुराने कागज थे जो ये साबित करते हैं कि आपके पूर्वज भारत में रहते थे। जबकि लिस्ट बी में वो दस्तावेज थे जो आपका रिश्ता आपके पूर्वजों से जोड़ते हों। इसमें आपका जन्म प्रमाण पत्र, बोर्ड एग्जाम के सर्टिफिकेट या राशन कार्ड शामिल थे। इन दोनों लिस्ट्स को मिलाकर आपकी नागरिकता तय होती है। ये प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही डरावनी भी है। अब ये जानना भी जरूरी है कि आम आदमी से नागरिकता का सबूत मांगने का कानूनी अधिकार किसके पास है। भारत में ये शक्ति किसी एक विभाग के पास नहीं बल्कि अलग अलग कानूनों के तहत बंटी हुई है। शुरुआत देश के गृह मंत्रालय से करते हैं। संविधान के मुताबिक नागरिकता पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है। 2003 में नागरिकता नियमों में बड़ा संशोधन किया गया था। इसके तहत बनाए गए रूल 7 ने स्थानीय रजिस्ट्रार को बड़ी विधिक शक्ति दे दी। इस नियम के तहत जब भी देश में नागरिकों का रजिस्टर तैयार करने या वेरिफिकेशन का काम होगा, तब स्थानीय रजिस्ट्रार किसी भी व्यक्ति से उसकी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांग सकता है। अगर उसे किसी के कागजों पर थोड़ा भी शक हुआ तो वो उस व्यक्ति के नाम के आगे डाउटफुल यानी कि संदिग्ध का मार्क लगा सकता है। इसके बाद अपनी नागरिकता साबित करने की पूरी जिम्मेदारी उस नागरिक पर आ जाती है। इस लिस्ट में अगला नंबर भारतीय निर्वाचन आयोग का है। हालांकि चुनाव आयोग सीधे तौर पर किसी की नागरिकता छीन नहीं सकता, लेकिन वो आपकी पात्रता की जांच जरूर कर सकता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 16 कहती है कि वोटर लिस्ट में सिर्फ भारत के नागरिक का नाम ही हो सकता है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने 2025 में बिहार और फिर 2026 में पश्चिम बंगाल में SIR अभियान चलाया। इस दौरान जब लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे तो चुनाव आयोग ने उनसे नागरिकता और पूर्वजों का जुड़ाव साबित करने के लिए 11 दस्तावेजों की मांग की। जब इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो अदालत ने चुनाव आयोग के इस कदम का पूरा समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संवैधानिक जरूरत है, इसलिए अयोग्य या गैर नागरिकों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने के लिए चुनाव आयोग को ऐसे दस्तावेज मांगने का पूरा अधिकार है। संस्थाओं की इस कड़ी में तीसरा और सबसे कड़ा नाम है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल यानी विदेशी अधिकरण का। ये अर्ध न्यायिक निकाय है जिन्हें दीवानी अदालत जैसी शक्तियां मिली हुई हैं। फिलहाल ये मुख्य रूप से असम में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन्हें पूरे देश में लागू कर सकती है। इन ट्रिब्यूनल्स के पास किसी से भी नागरिकता का पक्का सबूत मांगने का पूरा अधिकार है। इनके पास मामले 3 रास्तों से पहुंचते हैं। पहला, जब असम बॉर्डर पुलिस किसी पर संदिग्ध नागरिक होने का केस दर्ज करती है। दूसरा, जब चुनाव आयोग किसी मतदाता को डी वोटर यानी कि संदेहास्पद वोटर घोषित करता है। और तीसरा, जो लोग NCR की फाइनल लिस्ट से बाहर रह गए हैं वो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए खुद यहाँ पहुंचते हैं। तो जब स्थानीय रजिस्ट्रार, चुनाव आयोग या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के सामने कोई मामला जाता है तो वहां आम अदालतों की तरह सुनवाई नहीं होती। सामान्य क्रिमिनल लॉ का नियम होता है कि जब तक दोष साबित ना हो इंसान बेकसूर है।
सबूत पेश करने की जिम्मेदारी हमेशा आरोप लगाने वाले पर होती है। पुलिस या राज्य को सबूत जुटाने होते हैं, पर नागरिकता के मामले में ये नियम पूरी तरह से उल्टा है। विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 9 इसका सबसे डरावना पहलू है। इसके तहत सबूत का उल्टा भार यानी कि रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ का नियम लागू होता है। इसका मतलब है कि अगर आप पर विदेशी होने का आरोप लगा है तो पुलिस कुछ साबित नहीं करेगी। भारत का नागरिक होने के सभी सबूत आपको खुद अदालत के सामने पेश करने होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार सिर्फ एक कार्ड को नागरिकता का अंतिम अधिकार क्यों नहीं मान लेती। इसके पीछे का कारण काफी डरावना है। हमारे देश में दस्तावेजों की हेराफेरी का बड़ा धंधा चलता है। लोग बहुत आसानी से जाली कागज बनवा लेते हैं। कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम का मामला आपको याद है? अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। 2013 में उसने फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनवा लिया था। इस जुर्म में उसे 7 साल की सजा मिली थी। इसके बाद 2025 में भी कोलकाता में बहुत बड़ा रैकेट पकड़ा गया जो बांग्लादेशियों को जाली भारतीय पासपोर्ट बांट रहा था। ये खेल सिर्फ पासपोर्ट तक नहीं रुका है। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती और थाने में 10,000 से ज्यादा जाली बर्थ सर्टिफिकेट्स पकड़े गए हैं। देश भर में लाखों फर्जी राशन कार्ड भी जब्त हो चुके हैं। जब जमीनी हकीकत इतनी डरावनी हो तो सरकार किसी एक कार्ड को नागरिकता का अंतिम प्रमाण कैसे मान सकती है? सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े और विकसित देश भी यही तरीका अपनाते हैं। कनाडा का उदाहरण लेते हैं। यहाँ भी सिर्फ पासपोर्ट को नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता, वहाँ सिटीजन सर्टिफिकेट को ज्यादा मजबूत सबूत माना जाता है। इसी तरह जर्मनी के पासपोर्ट की अहमियत है, पर वहाँ का सिटीजनशिप रजिस्टर ज्यादा प्रामाणिक है। ऑस्ट्रेलिया और इटली जैसे देशों में भी पासपोर्ट के साथ आपको 2 या उससे ज्यादा अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने पड़ते हैं। भारत में भी नियम लगभग ऐसे ही हैं। इसलिए विपक्ष के दावे पूरी तरह से सही नहीं है। विपक्ष इस कानूनी बहस को एनआरसी के खौफ के साथ जोड़ रहा है। उसका नैरेटिव है कि सरकार जानबूझकर सारे दस्तावेज खारिज कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि एनसीआर लागू होने के बाद हर नागरिक के पास एक पुख्ता दस्तावेज होगा। इससे लोगों को बार बार अपनी नागरिकता साबित करने का झंझट खत्म हो जाएगा। तो इस पूरी बहस और कानूनी उलझन का नतीजा यही है कि जब तक हमारे देश में कोई बेदाग राष्ट्रीय पहचान पत्र यानी कि नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नहीं बन जाता, तब तक ये संकट दूर नहीं होगा। और ये सब होने तक हम लोग ऐसे ही कागजी भूल भुलैया में उलझते रहेंगे। ऐसी जानकारी वाले और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क को अभी सब्सक्राइब कीजिए।